हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एग्री पावर जयपुर कोचिंग क्लासेस में। माई सेल्फ अंकिता। हम लोग बात कर रहे हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक के बारे में, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस। एमसीक्यू सेक्शन नंबर 1 होने वाला है आज। चाहे आप कोई भी स्टेट एफएसओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज फूड माइक्रोबायोलॉजी का जो टॉपिक है वो हर एक स्टेट एफएसओ के सिलेबस में मेंशन है। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. So the first question is, microscope used in the field of microbiology is compound light microscope, scanning electron microscope, both A and B, and option number D, none of this. यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, the question is asking you the name of the microscope which is used in the field of microbiology. फर्स्ट क्लास में ये सारे टॉपिक्स डिस्कस हुआ है, सो मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूँ माइक्रोबायोलॉजी एक्चुअली क्या है। तो माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. The branch of science that deals with the study of microorganism is known as microbiology. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, वो उसका मीनिंग होता है स्मॉल. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी स्मॉल होते हैं, तो उसको नेकेड आई से देख पाना काफ़ी मुश्किल होता है. सो इसीलिए इस फील्ड में जो है वो माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है. सो कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ होता है? कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. यहाँ पर इसका नाम इस तरह से इसीलिए पड़ा है क्योंकि इस माइक्रोस्कोप में जो यूज़ किया जाता है वो है बीम ऑफ लाइट. बीम ऑफ लाइट को यूज़ करके हम लोग जो है इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करते हैं. और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का 3D व्यू देता है हमें. सो दोनों ही माइक्रोस्कोप यूज़ होते हैं इस फील्ड में. सो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी. इसी के साथ हम मूव करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन में. द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड. अब माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई, ईस्ट एक्सेट्रा. तो हर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली स्टडी करने के लिए उसका डिटेल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक ब्रांचेस गिवन है. सो यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है वो है बैक्टीरिया को स्टडी करने का ब्रांच ऑफ साइंस क्या है. सो ऑप्शंस रीड करते हैं. एल्गोलॉजी. एल्गोलॉजी की अगर बात करें तो एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एल्गे. माइकोलॉजी एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंगाई. एंड बैक्टीरियोलॉजी नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें हम लोग जो स्टडी करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? बैक्टीरिया. एंड लास्ट जो वायरोलॉजी है उसमें हम लोग स्टडी करते हैं वायरस के बारे में. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा आंसर क्या जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बैक्टीरियोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया. नाउ we'll move to question number 3. The branch of science that deals with the study of how immune system operates to prevent invasion of microorganism. देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग जो पढ़ते हैं वो फूड इंडस्ट्रीज में काफ़ी सारा रोल प्ले करता है. या तो फूड स्पॉइलेज हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, फूड प्रेजर्वेशन से रिलेटेड हो गया, हर चीज़ में हमें देखने को मिलता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल. बट फूड इंडस्ट्रीज़ के अलावा भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है वो पैथोजेनिक जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ह्यूमन डिजीज़ कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल होता है. जैसे कोई वायरस भी हो गया, जो इन्फेक्शियस वायरस होता है वो भी हमारे बॉडी में क्या करता है? वायरल
डिजीज़ कॉज करता है। सो इन डिजीज़ को स्टडी करने के लिए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ये सारा जो रोल है, इसको पढ़ने के लिए भी कुछ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ साइंसेस गिवन है, जिसके बारे में यहाँ ऑप्शंस मेंशन है। सो अगर आपको ये चारों ऑप्शंस याद होगा जो मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो पैथोलॉजी एक वैसा ब्रांच ऑफ साइंस है जहाँ हम लोग ये डिस्कस करते हैं, डिजीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, और वो डिजीज़ कौन सा स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ताकि जो प्रिवेंशन या फिर प्रिकॉशन मेडिसिन हो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कंज्यूम कर सकें, राइट। एपिडेमोलॉजी की बात अगर करें तो एपिडेमोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज दैट हाउ डिजीजेस आर स्प्रेड एंड इट कॉजेज पैंडमिक। जैसे कोई भी डिजीज़ आया वो पैंडमिक का रूप लेती है, उसमें स्ट्रेन्स जो आपके देखने को मिलते हैं, उसमें चेंजेस जो होता है, ये सारा स्टडी जिस ब्रांच में हम लोग करते हैं वो है एपिडेमोलॉजी। इम्यूनोलॉजी एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जहां हम अपने इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, इम्यूनिटी को समझते हैं कि किस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पैथोजेनिक होते हैं, जो डिजीज़ कॉज करते हैं, उनकी एंट्री को रोकता है और हमारे बॉडी को प्रिवेंट करता है उनके अटैक से। सो यहाँ का जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही जा रहा है वो यही है, इम्यूनोलॉजी। लास्ट ऑप्शन की अगर बात करें प्रोटोजोलॉजी, तो प्रोटोजोलॉजी एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जहां हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? प्रोटोजोआ। सो चारों ही ऑप्शंस आपको क्लियर होगा। सो इसी के साथ हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। Microorganisms in the field of microbiology are responsible for, देखो फूड माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये आपसे पूछा जा रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें फूड स्पॉइलेज, सो यस फूड स्पॉइलेज में तो रिस्पॉन्सिबल है ही बैक्टीरियाज, मोल्ड्स, सभी कुछ रिस्पॉन्सिबल है फूड स्पॉइलेज में। सो ये ऑप्शन तो राइट है ही हमारा। फूड प्रोडक्शन में ईस्ट का रोल देखते ही हैं हम लोग कि किस तरह से फर्मेंटेट प्रोडक्ट्स बनाने में या फिर बेकरी इंडस्ट्रीज़ में ईस्ट का रोल देखने को मिलता है। फूड प्रिजर्वेशन की अगर बात करें तो ल्यूकोनॉस्टिक मेसेंटेरॉइडस जो पिकल्स या फिर हम लोग शॉर्टक्रॉट बनाते हैं, यहाँ पर एक प्रिजर्वेशन का काम करता है। सो इन तीनों ही फील्ड में अगर हम लोग देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now we will move to question number 5. Who suggested that yeast appeared during alcoholic fermentation was a microscopic plant? निकोलस एपर्ट, बर्जेलियस, स्क्वान एंड पास्चर। यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो एक साइंटिस्ट का नाम पूछा जा रहा है जिन्होंने बताया है कि ईस्ट जो कि फर्मेंटेड इंडस्ट्रीज़ में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बनाने में यूज़फुल है वो क्या है? वो एक माइक्रोस्कोपिक प्लांट है। ऐसा किसने कहा है? सो ऑप्शंस को की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है निकोलस एपर्ट। इसका अगर आपको याद होगा तो ये एपर्टाइजेशन या फिर कैनिंग से रिलेटेड हैं। ये साइंटिस्ट इन कॉन्सेप्ट्स को दिए हैं। सो एपर्टाइजेशन एंड कैनिंग का कॉन्सेप्ट के साथ किसका रिलेशन है? सो निकोलस एपर्ट का रिलेशन है। बर्जेलियस की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने एक टर्म दिया था कैटालिसिस, जिसका हम लोग डिस्कस किए थे एंजाइम के क्लास में कि कैटालिसिस का जो टर्म है ये हम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है दैट एंजाइम्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट। हम लोग इसका किसके बारे में पढ़े थे, किस क्लास में पढ़े थे? एंजाइम के क्लास में। Swan is a person who suggested that yeast was a microscopic plant. Yeast क्या है? तो yeast एक microscopic plant है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट है। ये किसने बताया? स्क्वान ने बताया। पैस्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पैस्चराइजेशन से रिलेटेड हैं ये। पैस्चराइजेशन, लुइस पैस्चर इनका पूरा नाम है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट ऑप्शन जो जाता है वो है स्क्वान। Now we'll move to question number 6. Name the bacteria responsible for
फूड बॉर्न डिजीजेज, देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, बैक्टीरिया का नाम पूछ रहा है। सो ऑप्शन को देखकर आपको पहले ये डिटरमाइन करना है कि ऑप्शन जो है वो दैट इज ईदर बैक्टीरिया और मोल्ड और फंजाई और व्हाट इट इज़। ठीक है, सो पहला तो आइडेंटिफिकेशन यही आपको करना है, ताकि जो है अगर आपको ऑप्शन का जो भी क्वेश्चन है उसका एक्यूरेट आंसर ना पता हो तो भी आप ऑप्शंस को ओमिट कर सके और जो लास्ट आपके सामने बचे उस तक आप एज आंसर पहुंच सके। जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी। सो सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी हम लोग ईस्ट को बोलते हैं। सो ईस्ट यहाँ पर पूछा क्या रहा है, बैक्टीरिया। सो ये ऑप्शन क्या होगा, ओमिट हो जाएगा हमारा। पेनिसिलियम एक्सपेंशन ये एक मोल्ड है, सो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ओमिट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। सिट्रिनम ये भी हमारा क्या है, ये भी मोल्ड है, सो दिस ऑप्शन विल ऑल्सो गेट ओमिटेड। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम एंड इट इज अ बैक्टीरिया दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड बॉर्न डिजीज। और कौन सा डिजीज कॉज करता है ये, तो ये करता है बॉट्यूलिज्म कॉज, राइट। सो इस तरह से भी आपको अगर आंसर नहीं भी पता हो, सो यू कैन गेट इन टू द आंसर बाय ओमिटिंग द अदर ऑप्शंस। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। मोल्ड नोन एज कॉमन ब्रेड मोल्ड इज। अब यहाँ चारों ऑप्शन को अगर आप गौर से देखेंगे और अगर आपको याद होगा तो चारों ही ऑप्शन आपका जो कैटेगरी में फॉल करता है वो है मोल्ड। ठीक है, तो बट यहाँ पर एक स्पेसिफिक आपको टर्म दिया हुआ है, कॉमन ब्रेड मोल्ड। कॉमन ब्रेड मोल्ड कौन कॉज करता है? सो दोनों तरह से जो है आप क्वेश्चन को समझेंगे और आंसर करेंगे। ठीक है, अगर आपको जो है ऑप्शंस अलग अलग हैं तो आप ओमिट करेंगे, ऑप्शंस में सभी उसी कैटेगरी में दिखता हो आपको तो आप जो है वो स्पेसिफिसिटी पर ध्यान देंगे। मोल्ड नोन एज कॉमन ब्रेड मोल्ड, एस्परगिलस फ्लेवर्स की अगर बात करें तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज अफ्लाटॉक्सिन, और ये आपका जो है वो ग्राउंडनट पीनट इसमें देखा जाता है। राइजोपस स्टोलोनिफर का अगर आपको याद होगा, सो इट इज़ नोन एज अ कॉमन ब्रेड मोल्ड। पेनिसिलियम डिजिटेटम की अगर बात करें तो सिट्रस रॉट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सिट्रस रॉट कॉज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है पेनिसिलियम डिजिटेटम। म्यूकर में एम रेसिमोसिस, एम राउक्सी जैसे कुछ स्पीसीज देखने को मिलते हैं। एम राउक्सी सैक्रिफाइंग एंजाइम से रिलेटेड है। सो यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछा था उसके लिए जो राइट आंसर आपका है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राइजोपस स्टोलोनिफर। सो आई होप आपको चारों ही ऑप्शन अच्छे से क्लियर होंगे। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया, यहाँ आपसे पूछ रहा है फूड पॉइजन जो कॉज करता है, फूड पॉइजनिंग वो कौन से बैक्टीरिया कॉज करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज सैल्मोनेला, सेकेंड ऑप्शन इज क्लॉस्ट्रीडियम। बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। सैल्मोनेला एंड क्लॉस्ट्रीडियम दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है फूड पॉइजनिंग में, तो ये दोनों बैक्टीरिया जो है दे आर फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया। क्लॉस्ट्रीडियम क्या कॉज करता है, अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था, इट कॉजेज बॉट्यूलिज्म एंड सैल्मोनेला कॉजेज सैल्मोनेलिसिस। ये बॉट्यूलिज्म, सैल्मोनेलिसिस, ये जो बैक्टीरियल डिजीजेज है, फूड बॉर्न डिजीजेज, ये जो फूड बॉर्न डिजीज के क्लास में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। साथ ही अदर जो भी टॉक्सिन्स जो आपके टॉपिक में मेंशन है वो भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। सो इसी के साथ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। नेम ऑफ बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम अमाइलेज। सो बैक्टीरियाज आपके फूड बॉर्न डिजीजेज, फूड पॉइजनिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, साथ ही साथ ये कुछ एंजाइम्स का प्रोडक्शन में भी यूजफुल होते हैं। सो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि अमाइलेज जो एंजाइम है इसके प्रोडक्शन के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है? लेट्स रीड द ऑप्शंस। ग्लूकोनोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एसिटाई, ल्यूकोनोस्टिक मेसेंटेरोइडस एंड बैसिलस अमाइलोलिक्विफेशियंस। इन दोनों बैक्टीरियाज की अगर हम बात करें तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज एसिटिक एसिड। ल्यूकोनोस्टिक मेसेंटेरोइडस की बात अगर करें तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड रिलीज करने में यूजफुल होता है। एंड बैसिलस अमाइलोलिक्विफेशियंस जो है दिस इज द बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम अमाइलेसिस।
Question number 10. Name the mold responsible for the production of enzyme catalysis. सो ये दो क्वेश्चन से आपको ये पता चल ज़रूर रहा होगा कि बैक्टीरिया और मोल्ड या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही अगर हम लोग कह लें तो ये जो है एंजाइम प्रोडक्शन में भी यूज़फुल होते हैं. बाकी भी यूज़फुल जो चीज़ें हैं वो हम लोग फर्स्ट क्लास में सारा कुछ डिस्कस किए हुए हैं. तो अगर आपने वो क्लास अटेंड किया होगा सो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इजी होगा सॉल्व करना. अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, उस क्लास को अटेंड नहीं किया है, सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट दैट वीडियो एंड प्लीज़ मेक अ प्रॉपर नोट्स, ताकि आप जो है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके. So now let's come to the question. Name the mold responsible for the production of enzyme catalase. Catalase production के लिए कौन सा enzyme जो है वो responsible होता है. So यहाँ पर जो enzyme responsible है that is Aspergillus niger. Now we'll see question number 11. Bacteria are eukaryotes. The above statement is true or false. Eukaryotes and prokaryotes दो term आता है. So बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होता है. बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर. क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के पास जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता. एंड ऑल्सो इट लैक सेल ऑर्गेनल्स. इसीलिए हम लोग बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स. तो यहाँ क्या स्टेटमेंट पूछा था? बैक्टीरिया आर यूकैरियोट. द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स. यूकैरियोट्स के केस में आपको देखने को मिलता है फंगाई, मोल्ड, ईस्ट, ये जो सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दे आर यूकैरियोटिक इन नेचर. दे कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड डेफिनेट सेल ऑर्गेनल्स. सो ये चीज़ आपको याद रखना है. ओके, नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड. यानी यहाँ पर आपको एक टर्मिनोलॉजी देखने को मिल रहा है और यहाँ उसका यूज़ या फिर इसका फंक्शन आपको देखने को मिल रहा है. तो दोनों जो पेयर जो सही है दैट विल बी ओके. जो दो पेयर सही नहीं होगा उसको आपको क्या करना है? वो होगा हमारा राइट आंसर. दैट इज़ फिम्ब्रे. यहाँ पर जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है इसका फंक्शन अटैचमेंट टू सरफेस. सो यस, इसका जो फंक्शन है वो सही दिया हुआ है. अटैचमेंट ऑफ सरफेस ही इसका फंक्शन होता है फिम्ब्रे का. पिली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन या फिर इसका फंक्शन हम लोग कह सकते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम फैगोसाइट्स. ये हम लोग पढ़े थे आपका कैप्सूल, जो बैक्टीरियाज का जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसमें एक एक स्ट्रक्चर्स को हम लोग जो डिफाइन कर रहे थे, उसको एक्सप्लेनेशन समझ रहे थे, उसमें हम लोग कैप्सूल फर्स्ट पढ़े थे. उसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से भी जानते हैं और वो क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरियाज को. सो तीनों ऑप्शन के जो फंक्शंस गिवन है वो तो करेक्ट है. लास्ट एक ऑप्शन हमारे सामने है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके बारे में बोला है सिंगल लेयर्ड, बट नो, इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ सिंगल लेयर्ड, इट इज़ डबल लेयर्ड. सो ये जो हमारा पेयर है वो मिसमैच्ड है, इसीलिए राइट आंसर हमारा जाता है ऑप्शन नंबर डी. Now we will move to question number 13. Which of the following bacteria produce alpha toxin? दो टॉक्सिन होता है, एक अफ्लाटॉक्सिन. दो टॉक्सिन नहीं होता, मीन्स इस जो नाम से जो आप कंफ्यूज हो सकते हो वो है अफ्लाटॉक्सिन एंड अल्फा टॉक्सिन में. दोनों ही अलग चीज़ें हैं. इसको आप अगर कंफ्यूज हो तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो, अल्फ़ा बीटा गामा जैसे हम लोग पढ़ते हैं. सो यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, अल्फ़ा टॉक्सिन. और ये होता है अफ्लाटॉक्सिन. अफ्लाटॉक्सिन के बारे में आप तो जानते ही हैं कि एस्परगिलस फ्लेवर्स रिस्पॉन्सिबल होता है और ये जो है एक मोल्ड का एग्जाम्पल है. बट यहाँ आपसे पूछा जा रहा है बैक्टीरिया और अल्फ़ा टॉक्सिन, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सी परफेंजेंस. Clostridium perfringens is the bacteria which is responsible to produce alpha toxin. Right? Now we will move to question number 14. Agaricus biosporus is a foodstuff useful in beer making, a pathogenic bacteria, a human parasite. So Agaricus biosphere is a foodstuff. Question number 15. Flagella is made up of dash protein. पिलीन. पिलीन जो प्रोटीन है वो किस में देखते हैं हम लोग?
पिली में फ्लैगिलीन, यस फ्लैगिलीन प्रोटीन जो है, फ्लैगिला इज मेड अप ऑफ फ्लैगिलीन प्रोटीन। फिम्ब्रियन प्रोटीन में हम लोग किसको देखते हैं, फिम्ब्रे इज मेड अप ऑफ फिम्ब्रियन प्रोटीन। सो यहाँ के लिए आंसर हमारा होगा फ्लैगिलीन। Question number 16. Which of the following microorganism cannot tolerate oxygen? यानी ये पूछ रहा है आपको indirectly anaerobic nature का कौन है? Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Penicillium roqueforti, E. coli. So Clostridium botulinum का nature होता है anaerobic. It cannot tolerate oxygen. Bacterial genera produce citric acid. Aspergillus niger, Acetobacter aceti, Gluconobacter. देखो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल किस लिए है, एसिटिक एसिड रिलीज करने के लिए। और यहाँ पूछा है सिट्रिक एसिड, सो फॉर सिट्रिक एसिड Aspergillus niger. Aspergillus niger is the mold that is responsible to release citric acid. Lactic acid producing bacteria. Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus thermophilus, and all of this. So all the bacteria are responsible to produce lactic acid. So option number E will be the right answer, all of this. Now we will move to question number 19. Propionic acid producing bacteria, Clostridium butyricum, Propionic bacterium, Pseudomonas and Alteromonas. Propionic acid आपको शायद यहाँ नाम से इजी होगा समझना. Propionic acid producing bacteria is propionic bacteria. उसी तरह Clostridium butyricum responsible होता है to release butyric acid या to produce butyric acid. Right, now we will move to the last question of today's session, that is temperature at which thermophilic bacteria grows. किस टेम्परेचर में थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का ग्रोथ देखने को मिलता है? 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड. सो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया अगर आपको याद हो फर्स्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए थे, इट ग्रोज एट द टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव. सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड. इसी के साथ हम लोगों का आज का सेशन होता है कंप्लीट. सो टिल देन थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. मैं आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में एक नए अच्छे कंटेंट के साथ, एक MCQ सेशन के साथ. टिल देन थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग. अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो सो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन. वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर यू. राइट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. हैप्पी लर्निंग.